स्वागत है दोस्तों नई क्लास में। आज एक पेपर सॉल्व करेंगे सीईटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी? उनका जो सेनापति था वो कौन था? तो ये थे हकीम खां सूरी पठान। ठीक है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हसन खां मेवाती और हकीम खां सूरी। तो हसन खां मेवाती है वो राणा सांगा के साथ थे, साथ दिया था इन्होंने। तो राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, और हकीम खां सूरी जो पठान थे इन्होंने दिया था महाराणा प्रताप का। फिर आगे चलते हैं। सोनी जी की नसियाँ, ये आपको मिलान करना है। सोनी जी की नसियाँ कहाँ पर है? तो आप सबको पता है अजमेर में सोनी जी की नसियाँ। टिक्कम चंद सोनी ने इनका निर्माण करवाया था और इनको लाल मंदिर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 84 खंभों की छतरी तो ये अनिरुद्ध सिंह झाड़ा थे, उन्होंने बनवाई थी, बूंदी में है। बड़ा बाग, तो बड़ा बाग जैसलमेर में, और ये आपकी किसकी है? जो जैसलमेर के महाराजा थे ना, उनकी कब्रगाह है, एक प्रकार से शमशान घाट कह सकते हैं उनका। तो ये बड़ा बाग की छतरियाँ हैं वो आपकी जैसलमेर में है। सुनहरी कोठी है वो टोंक में है, जो इब्राहिम में मोहम्मद इब्राहिम खान ने वो बनवाई थी। सुनहरी कोठी है वो टोंक में है, याद रखना आपको। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था उस टाइम कौन सा शासक कहाँ था? तो आपको मिलान करना है। तो रणथंभौर में हमीरदेव चौहान था 1301 में जो साका हुआ था, है ना। और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह था, ये 1303 में हुआ था। और सिवाना में मालदेव, देखो सिवाना में मालदेव नहीं था, ये सातल देव था। ठीक है, सिवाना में 1308 के आसपास अटैक हुआ था। फिर जालौर में कानड़ देव चौहान था, तो जालौर में 1311 में हुआ था, है ना। तो ये 1301 में था और ये 1303 में, 1308 और 1311। तो यहाँ पर मालदेव नहीं है, यहाँ पर कौन थे आपके? सैतल देव या सातल देव थे। ठीक है, सिवाना में। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? विक्रम संवत में सबसे बाद में आते हैं, चैत्र वैसाख वाले उनकी बात कर रहे हैं। तो होली तो आती है फाल्गुन में, जो अंतिम महीना होता है। चैत्र प्रथम होता है, होली फाल्गुन है वो लास्ट होता है। तो होली हो जाएगा इसमें लास्ट में, क्योंकि गणगौर है चैत्र में आता है, और रक्षाबंधन है अपने आता है ये श्रावण पूर्णिमा को आता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद में आती है। तो सबसे लास्ट में कौन आ गया यहाँ पर? होली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फाल्गुन में आती है ये फाल्गुन पूर्णिमा। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की चयन समिति में कौन नहीं होता, पूछ रहा है ये। तो इसमें देखो आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है। 2 मिनट, ये चयन समिति की बात कर रहा है, तो मुख्यमंत्री भी शामिल होता है इसमें, गृह मंत्री शामिल होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन राज्यपाल का इसमें रोल नहीं होता। ठीक है, और इसमें अगर सदस्य की बात करें तो 1+4 सदस्य होते हैं, पूछ लेते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग में, आपको याद रखना है। 1999 में वो आदेश जारी हुआ था, 2000 में ये कार्यरत हो गया था। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसमें राज्यपाल शामिल नहीं होता चयन समिति में, जो 1+4 सदस्यों की वो चयन करना होता है ना, उसमें। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम, तो नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित है। शेखावटी ख्याल में एक दुलिया राणा भी थे, वो भी काफ़ी फेमस है, दुलिया राणा और एक नानूराम, ये आपको याद रखना है। और फिर राव जेठ सिंह रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये बिट्ठू सुज्जा ने की थी। और बिट्ठू सुज्जा पूछ लेते हैं किसके दरबारी थे, दरबारी कवि थे? तो बीकानेर के राव जेठ सिंह, तो बीकानेर के। तो बिट्ठू सुज्जा का जो है ना राव जेठ सिंह रोचंद, इसमें जेठ सिंह और कामरान, जो कामरान था ना उसने अटैक किया था यहाँ पर, राती घाटी का युद्ध कहते हैं जिसको, तो उसका वर्णन इसमें वो मिलता है जेठ सिंह और कामरान के बीच। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? तेजा जी की निम्नलिखित में कौन सा युग में लोक देवता की माता जी का नाम है वो सुमेलित नहीं है? तेजा जी राम प्यारी, राम कुंवरी था वो। ठीक है, और रामदेव जी मेणा दे, कमला दे बाबू जी, और गोगा जी है वो बादशाह माता। ठीक है, तेजा जी पिताजी नाम ताहड़ दे था ना, और राम प्यारी नहीं राम कुंवरी था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर सुमेलित करना बिश्नोई संप्रदाय, तो बिश्नोई संप्रदाय प्रमुख स्थल है वो मुकाम बीकानेर में है ना। और जसनाथी संप्रदाय तो ये कत्रियासर बीकानेर में है। और फिर दादूपंथी नरेना जयपुर में है। राम स्नेही
जो शाखा है इसकी दादू रामसनेही वाली एक शाखा है सिंहथल में, ठीक है। तो रामसनेही की सिंहथल में बीकानेर में शाखा है, और कत्रियासर में जसनाथ जी वाला हो गया, दादू पंथ नरेना जयपुर में हो गया, और बिश्नोई का मुकाम बीकानेर में हो गया, ठीक है। देखो अगर पूछ लें दादू पंथ की स्थापना दादू जी ने कहाँ पर थी वो सांबर में की थी, लेकिन प्रमुख जो शाखा है ना वो नरेना जयपुर में है, ठीक है, प्रमुख पीठ है उनकी जो। फिर मांडो की पाल, तो मांडो की पाल देखो इसमें फेल्सपार और फ्लोराइड में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मांडो की पाल आपके डूंगरपुर में पड़ती है, तो डूंगरपुर में जो है ना यहाँ पर फ्लोराइड की है ये, ठीक है। और फेल्सपार की बात पूछे तो ये अजमेर में है, मुख्यतः अजमेर, नागौर, जयपुर, ठीक है। तो ये आपके अजमेर में है, आपको याद रखना है। फेल्सपार इसे याद रखो, फेल पास कौन करता है, अजमेर बोर्ड करता है ना, तो फेल्सपार अजमेर में है, और फ्लोराइड डूंगरपुर में है, ठीक है। घिया पत्थर सॉफ्ट स्टोन है वो आपके उदयपुर साइड में है। फिर है मुंशी प्रेम देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल, तो मुंशी देवी प्रसाद ने जो राजस्थान का अबुल कहा था वो नैणसी मुणोत नैणसी को कहा था। और मुणोत नैणसी का पूछ लिए कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो जो जोधपुर के राव जसवंत सिंह थे ना, तो जसवंत सिंह जी के ये दरबारी कवि थे मुणोत नैणसी। तो मुंशी देवी प्रसाद जी ने इनको बोला है राजस्थान का अबुल फजल। और राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन की बात कर रहे हैं, तो ये अरावली वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो अरावली वाला एरिया देख लो, इसमें देखो ये तो कट्टी गए नीचे वाले, तो यही हो गया आपका ऊपर वाला, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। तो मिश्रित पतझड़ वन अरावली वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगी इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इस साइड में पाए जाते हैं आपके शुष्क जो कांटेदार वन पाए जाते हैं वो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यहाँ सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। और अलवर, जयपुर, झुंझुनू यहाँ पर ये आपके जो अर्धशुष्क जो वन पाए जाते हैं वो। फिर किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत मिलती है, देखो पशु पक्षियों के जो सर्वाधिक चित्रण मिलता है ना बूंदी और कोटा मिलता है, लेकिन बूंदी अगर होना तो ये ज़्यादा सही हो जाता है। इसमें फूल पत्तियों का और पशु पक्षियों का, बरसते बादलों का, तो ये जो वर्णन मिलता है बूंदी चित्रशैली में मिलता है, ठीक है। नाथद्वारा में वो कृष्ण जी के चित्र है वो ज़्यादा मिलते हैं। और बीकानेर में जो आपके बणी ठणी वगैरह है वो जो फवारों के है वो चित्र है, ठीक है। और जयपुर में खास करके देवी देवताओं के चित्र है, एक वो कुर्सी पर बैठे देवताओं के चित्र है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आदम का चित्र भी फेमस है जयपुर वाले तो। और रंग भी पूछ लेते हैं, जो बूंदी और नाथद्वारा यहाँ पर मुख्यतः येलो और आपका जो हरा रंग है वो ज़्यादा यूज़ किया गया है, केले के पत्तों का ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है, ये ज़्यादा ये जो की गई वहाँ पर। फिर नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, तो नर्मदा नहर परियोजना की बात करें ना, पूछ लेते हैं कितने राज्यों से संबंधित है, तो ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इतने राज्यों की ये है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसमें जालोर और बाड़मेर वाला एरिया आता है, गुड्डा तहसील है ना बाड़मेर की वो, और जालोर वाला एरिया आता है। और इसकी विशेषता पूछे ना नर्मदा नहर परियोजना की, तो नर्मदा नहर परियोजना में बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप प्रणाली या फिर कह सकते हैं शुष्क कृषि को महत्व दिया गया है। यहाँ पर आप खुला पानी नहीं यूज़ कर सकते, इसमें ड्रिप पे सिंचाई करोगे या तो, या फिर वो फव्वारों द्वारा सिंचाई करोगे। और ये जो अपना गुजरात में ना सरदार सरोवर बांध वहाँ से वो पानी लिया जाता है। राजस्थान की रुंडित सरिता, तो रुंडित नदी, ताला नदी, तो ये आपकी बाणगंगा है जो बेराट की पहाड़ियों जयपुर से निकलती है, बाणगंगा है ना, बेराट की पहाड़ी जयपुर से वो निकलती है। और इसको रुंडित नदी या ताला नदी कह देते हैं। और घग्गर नदी इसको मर्त नदी कह देते हैं, नट नदी। तो राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है, रुंडित नदी या ताला नदी, तो ये बाणगंगा नदी है, ठीक है। और घग्गर है वो नट नदी, मर्त नदी, इसके ये नाम है। और बनास है वो नीचे है ही चलो। और रूपा रेल नदी की बात करें, देखो रूपनगढ़ और रूपा रेल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जो रूपनगढ़ है वो तो अजमेर से निकलती है और वो सांबर में जाके मिल जाती है रूपनगढ़, और रूपा रेल है वो अलवर में है, ठीक है। तो रूपनगढ़ और रूपा रेल में याद रखना आपको। लोक नाट्य रूप रम्मत, तो रम्मत है ये बीकानेर और जैसलमेर में फेमस है, तो रम्मत है वो बीकानेर जैसलमेर में। और तेज कवि इसकी है वो प्रमुख है माने जाते हैं, तेज कवि ने यहाँ पर वो इसका प्रचार प्रसार किया था या शुरुआत की थी। और बीकानेर में तो इसकी जो पाट्टा प्रणाली है
वो भी काफ़ी फेमस है। फिर राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती है वो प्रचलित है? तो शुष्क खेती मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर फंवारों और ड्रिप पद्धति से पानी दिए जाते हैं, जितनी ज़रूरत है पौधों को उतना ही पौधे पानी दिया जाता है, तो ये पश्चिमी भाग में हो जाएगी जहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, तो शुष्क खेती का मतलब होता है फंवारों द्वारा या ड्रिप प्रणाली द्वारा पानी या सिंचाई करना। निम्न में से कौन सा युगम है वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? बप्पंग है बोल रहा है। तथ्य देखो ये होते हैं आपके 3 प्रकार से इनको लेते हैं ना। तथ्य तो तार वाले होते हैं, सुसिरे जो फूंक मार के बजाते हैं, घन है जिसमें धातु होती है और वो आपस में टकरा के बजाते हैं, और एक और होता है सच अवनद। तो 4 प्रकार होते हैं। अवनद मतलब जिसमें खास करके चमड़ा चढ़ा होता है, उसको ऐसे बजाते हैं जो ढोल वगैरह जैसे। ठीक है, तो बप्पंग आपने देखा अलवर में काफ़ी फेमस है, ये तथ्य सही है। और फिर सिंगी है, तो सिंगी देखो ऐसे होता है लंबा लंबा एक लकड़ी का, और उसमें फूंक मार के वो बजाते हैं, सूसिर बिल्कुल फूंक मार के बजाते हो, सूसिर हो जाता है। तासा अवनद, तो तासा देखो ऐसे ही होता है गोल गोल, इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा होता है, ऐसे मार के बजाते हैं, और ये तजिए वगैरह निकालते हैं तब बजाते हैं, और खास करके शोक में बजाया जाता है। तो पूछ लेते हैं अभी, शोक में बजाए जाने वाला, शोक मतलब दुख में बजाए जाने वाला तासा है। और अपने जो सुरने वगैरह वो खुशी में बजाए जाते हैं। और नड़ देखो, नड़ भी आपका सुसिर है। ठीक है, नड़ ऐसे होता है, और बांकिया नड़ इस प्रकार के होते हैं, और यहाँ से फूंक मार के बजाए जाते हैं, तो ये भी आपका सुसिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर निम्नलिखित संतों में किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? मेवाती कहाँ पर है? अलवर साइड। तो जो अलवर साइड के नहीं है वो हो जाएंगे लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई। तो देखो इसमें सुंदरदास जी है ना, तो दादू जी के ये शिष्य थे, और सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है ना। तो सुंदरदास जी है वो आपके नागा शाखा की स्थापना की थी, तो ये दादू जी के थे। तो बेसिक सी बात है, ढूंढाड़ी या हिंदी में लिखेंगे तो ये सुंदरदास जी इसका आंसर हो जाएगा। लालदास जी अलवर में जन्म हुआ था, नांगला जाज भरतपुर में इनके प्रमुख पीठ है, तो ये भी हो जाएंगे। और चरणदास जी जिनकी दिल्ली में प्रमुख पीठ है, तो ये भी हो जाए मेवाती हो जाएंगे। और सहजोबाई इनकी शिष्या थी, दयाबाई सहजोबाई। ठीक है, तो ये भी मेवाती हो जाएंगे। फिर राजस्थान में कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन 1934 को हुआ था। तो ये हुआ था आपका जुलाई 1934, 17 जुलाई को ना। तो इसमें जगत सिंह सेकंड ने तो अध्यक्षता की थी, ये भी थे, सवाई जय सिंह भी थे बिल्कुल। और ये मराठा आक्रमण जब कर रहे थे ना, उनके लिए मतलब एक योजना तैयार करने के लिए, एक साथ मिलकर उन पर अटैक करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। अभय सिंह भी थे जोधपुर से, जसवंत सिंह सेकंड अब वो नहीं थे। ठीक है, जगत सिंह ने तो अध्यक्षता भी की थी, सवाई जय सिंह भी थे, महाराजा अभय सिंह भी थे, और ये जसवंत सिंह सेकंड अब वो नहीं थे। फिर इनमें से कौन सा है? आरटीडीसी जो होटल है उनके स्थान सही नहीं है। तो कजरी उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। मुंबल जैसलमेर में बिल्कुल सही है। खादिम अजमेर में बिल्कुल सही है। ढोलामारू जोधपुर नहीं है। तो ढोलामारू कहाँ पर? तो ये आपका बीकानेर में हो जाता है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मामा जी के घोड़े, बसंतगढ़। मामा जी तो मामा जी के घोड़े तो देखो जालोर में है। ठीक है, तो ये तो जालोर में है। फिर आप कहते हैं दाबू प्रिंट अकोला, सही है, दाबू प्रिंट अकोला। और लाख का काम लक्ष्मण करो इंद्रगढ़ सीकर झुंझुनू में जो किया जाता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट भी सही है, लाल नीला जो रंग यूज किया जाता है। दाबू प्रिंट भी सही है, लाख का काम भी सही है। मामा जी के घोड़े है वो जालोर के है। ठीक है, फिर भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो ये जो रास बिहारी बोस जी ने कहा था। ठीक है, रास बिहारी बोस जी ने कहा था ये, क्योंकि केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, तो इन्होंने अपने बेटा और अपना भाई है उन सबको वो कुर्बान कर दिया था स्वतंत्रता के लिए। तो रास बिहारी बोस जी ने इनके लिए ये शब्द वो कहे थे। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तो गजबन का जो राजस्थानी अनुवाद किया था ना वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने किया था। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? ये 1932 में किया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने ये किस लिए किया था? कि सबसे मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि टैक्स वगैरह भी वो ज़्यादा लेते थे, और ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, और साथ में हमारे वो कॉन्टैक्ट में रहे। ठीक है, हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो ये 1932 में किया था इन्होंने।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल में कृष्णदत्त पालीवाल थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे, और स्थापना कब हुई थी? 1936 को हुई थी। ठीक है, 1936 को हुई थी। 1936 में 4 की हुई थी। और धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आपको याद रखना है। फिर शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावाटी जाट आंदोलन की बात कर रहा है, तो इसमें पंडित नरोत्तम लाल है वो जोशी थे। फिर आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो देखो, प्रथम श्रेणी वो थे जो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में थे, और द्वितीय श्रेणी में बागी के थे, जहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये आपका आ गया द्वितीय श्रेणी का। फिर सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहला यात्रा कब की थी? तो पहले पूछ लेते कि पहली यात्रा की कहाँ थी? तो वो करौली में की थी, और करौली में की थी अपने 1865 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1865 में करौली में की थी। फिर आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ की बाबा पूछ रहा है कि मेवाड़ में इसकी स्थापना वो किसने की थी? तो मेवाड़ में की थी विष्णुलाल पांड्या ने की थी। सरस्वती जी से जुड़े थे ना, तो विष्णुलाल पांड्या हो जाएंगे। और 31वां क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है वो नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण, पंचम चरण और छठा चरण। तो इसमें सुमेलित देखना है हमें। 18 अप्रैल 1948 तृतीय, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948। तो ये सही नहीं है। ठीक है, पाँचवा भी सही 1949, छठा भी सही 1950, सातवां फिर लास्ट में हुआ था 56 में। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा चरण है ना, दूसरे का वो दे रखा है। फिर राजस्थान के राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबको पता है, 1070 किलोमीटर है। तो अब जिले पूछ लेना कितने जुड़ते हैं। तो पहले 4 थे इसकी सीमा, अब फलोदी है वो भी ऐड हो गया। ठीक है, तो फलोदी भी इसके साथ सीमा लगाता है। करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा टच करती है और बांसवाड़ा से ये गुजरती है। करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। अरावली किसके रूप में है? वलित, संग्रहित, अवशिष्ट, ब्लॉक। तो देखो, वलित भी है, ये तो निर्माण प्रक्रिया में है, और निर्माण काल के आधार पे देखें तो अवशिष्ट है। ठीक है, तो दोनों ही सही है वैसे तो, लेकिन अवशिष्ट ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अवशिष्ट का मतलब होता है बहुत ही पुरानी, सबसे प्राचीन, ये विश्व में भी सबसे प्राचीन मानी जाती है अरावली। और ये पहले काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, तो ये धीरे धीरे होकर 900 के आसपास अब वो भी बची है ऊंचाई इसकी। तो पहले 2700 के आसपास थी शुरू में जब बनी थी, तो अभी वर्तमान ये अवशिष्ट के रूप में है। ठीक है, अपर्दन काफ़ी ज़्यादा इसका हो गया है। फिर राजस्थान में बुराट का पठार स्थित है। तो बुराट का पठार तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में तो उड़िया का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है। और आपके जो चित्तौड़गढ़ में है, आपका जो चित्तौड़गढ़ में है वो आपका मेसा का पठार है, जिसपे वो दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, फिर सिरोही जिले के तिरव ढालियों तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में वो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भाकर। गिरवा किसको कहते हैं? तो गिरवा जो उदयपुर के चारों ओर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, कटी फटी, उनको गिरवा कहते हैं। और भाकर कहते हैं सिरोही में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं ना, ढालियों, उनको कहते हैं। वाक्कल, वेत्रक, पेशवा, हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो ये आपके साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ये साबरमती जो गुजरात की प्रमुख नदी उदयपुर से निकलती है, और फिर गुजरात में बहती है, और गुजरात की प्रमुख नदी है। और जो साबरमती आश्रम है गांधी जी वाला, वो भी इसी के किनारे है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। लौटते मानसून से पश्चिमी मानसून से उत्तरी मानसून से भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है शीतकालीन मावठ की वर्षा जिसको कहते हैं। तो ये आपकी मावठ की वर्षा है। और 90% जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 90% बारिश। ठीक है, बाकी जो होती है वो ये मावठ वाली होती है, सर्दियों में जो होती है। रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये, इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। फिर है वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती? वर्टिसोल ब्लैक मृदा झालावाड़, बारा, हड़ौती वाला एरिया है, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है, तो ये हड़ौती वाला जो एरिया है उसमें पाई जाती है। इनमें से कौन सा वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं?
तो राजस्थान में कौन से ज़्यादा वो फैले हुए हैं? तो सर्वाधिक वन की बात कर रहा है, सर्वाधिक वन तो आपके यही है उष्णकटिबंधीय। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से फैले हुए हैं, तो सर्वाधिक जो क्षेत्र में है ना वो तो है आपके शुष्क कंटीले, ठीक है, शुष्क कंटीले, कंटीले कह लो या मरुस्तरीय कह लो, वो तो ज़्यादा एरिया में है। और सबसे ज़्यादा जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो अरावली वाले एरिया मैंने आपको बताया, तो सर्वाधिक वन है वो अरावली में ही है, इसीलिए वही है, ठीक है। और मिश्रित पतझड़ है वो आपके अरावली और उसके पूर्वी मैदान है उसमें पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, तो ये आपके सिरोही में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। और शुष्क सागवान है वो नीचे वाला जो एरिया है ना आपका, खास करके बांसवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये जो एरिया है वहाँ पर। राजस्थान में कास्ट जीवाश्म वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो याक्कल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है, ठीक है, बहुत करोड़ों साल पुरानी है, जो लकड़ी के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, लकड़ी के, तो वुड फॉसिल पार्क है ये। राजस्थान में सेम समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित जिले कौन से हैं? तो सेम की समस्या तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है, तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, क्योंकि नीचे जिप्सम की पट्टी है और पानी नीचे जाके वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ पर बारिश कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए पानी भाप बन के उड़ता है, तो किस सिकताव के कारण पानी ऊपर आ जाता है, साथ में लवण ले आता है, तो यहाँ पर सेम की समस्या है। बड़ोपल हनुमानगढ़ पूछते हैं, और एक अपने जो रावतसर है, ठीक है, गंगानगर में सूरतगढ़ साइड वाला एरिया। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? तो देखो मसाले सर्वाधिक हड़ौती एरिया में होते हैं, तो हड़ौती वाले जिले कौन से हैं यहाँ पर? कोटा, झालावाड़, ठीक है, बूंदी थोड़ा मैदानी में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका कोटा और झालावाड़ आ जाता है मसाला। तो प्रथम मसाला पार्क है ना वो झालावाड़ में था, और दूसरा रामगंज मंडी कोटा, तो मसाला पार्क भी पूछ लेते हैं। फिर राजस्थान में लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? देखो सरसों की बात करते हैं ना, तो ये जिले अगर पूछे ना, तो पहले गंगानगर में, हनुमानगढ़ में हुआ करती थी, और फिर इसके लिए पाली है वो प्रथम आया था, भरतपुर भी प्रथम आता रहता है, ठीक है, तो भरतपुर क्षेत्र इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उस साइड में और ज़्यादा होती है, ठीक है। और सरसों राजस्थान, वैसे पूछे भारत के संदर्भ में तो सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। फिर वर्ष 2012 के पशु गणना के अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशुओं की संख्या किसकी है? तो गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है। देखो गाय सर्वाधिक पूछ ले तो उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है, भैंस सर्वाधिक पूछ ले तो जयपुर में पाई जाती है, बकरियां पूछ ले तो बाड़मेर में पाई जाती है, ठीक है, और भेड़ तो वैसे सब जगह है, बाड़मेर में भी है और आपके शेखावाटी एरिया में भी है। तो इसमें सर्वाधिक पूछिए तो सर्वाधिक संख्या वो बकरियों की है, ठीक है, और बाड़मेर में ही सर्वाधिक है। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है, तो मेजा इसको ऐसे याद रख लो। देखो मेज किसकी बनी होती है? काठ की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, तो यह हो जाएगी आपकी कोठारी नदी, और ये आपका है भीलवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है? सिंचित क्षेत्र आपका लगभग 32% है, ठीक है, और उसमें सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? देखो नहरों से पूछे सर्वाधिक सिंचाई तो गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नलकूपों से सबसे ज़्यादा होती है जयपुर में, और तालाबों से भीलवाड़ा और उदयपुर साइड में, ठीक है, और कुओं से भी जयपुर में हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा होती है नलकूपों से। नलकूप क्या होते हैं? वैसे कुएँ ही होते हैं जिसमें पंप लगा करके पानी है वो निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। फिर है भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? भूजल की बात कर रहे हैं, भूजल की उपलब्धता। तो भूजल सर्वाधिक जो कम की बात कर रहा है ये जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जयपुर। तो जो भूजल है ना सबसे कम वो जयपुर, नागौर इस साइड एरिया में। वैसे तो डार्क जोन में आते हैं लगभग सारे ज़िले। ऊपर वाले जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है उनके कुछ तहसीलें हैं, और नीचे आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर, या फिर बूंदी वाला जो एरिया है वहाँ पर। बाकी लगभग वो डार्क जोन में आते हैं, और भूजल सिंचिन वो निकालने में वहाँ पर रोक भी लगाई गई है बहुत सी जगह। तो ये सबसे ज़्यादा जो कमी है वो नागौर, जयपुर इस साइड में है। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ पर है? जिसको कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं, तो कुब्बड़ पट्टी आ जाती है नागौर, अजमेर। देखो राजसमंद और अजमेर
इसके बीच में हरी पट्टी, ग्रीन बेल्ट भी कह देते हैं, और ये यहाँ पर है वो पन्ना पाए जाते हैं। ठीक है, पन्ना पाए जाते हैं राजस्थान और अजमेर। फिर अजमेर से अपन जाएंगे नागौर, अजमेर से नागौर, ये आपकी आती है कुब्बड़ पट्टी। ठीक है, फ्लोरोसिस की मात्रा अधिक है तो वहाँ का ज़मीन का पानी पीते हैं लोग, वहाँ बारिश कम होती है, नदियाँ कम है तो ज़मीन का पानी पीते हैं, जिससे उनके दांत और हड्डियाँ वो ख़राब हो जाती है और कुबड़ी हो जाती है, इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। फिर नागौर से अपन आएंगे बीकानेर, नागौर से बीकानेर आएंगे तो ये आपकी पाई जाती है कोयले वाली। ठीक है, तो ये तीनों पट्टियाँ आपको याद रखनी है, और जिप्सम वगैरह भी पाया जाता है वहाँ पर। फिर राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये जो NH-15 है, ऊपर गंगानगर से लेकर बीकानेर जैसलमेर ऐसे होके जाता है। ठीक है, तो ये इसकी है वो सर्वाधिक है। फिर नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894-95 में की थी, गांधी जी ने की थी ये अफ्रीका में, तो ये साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी। फिर 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। इसमें वो प्लेग वगैरह फैला था उस टाइम, तो बोनस की बात कर रहे थे कि प्लेग बोनस दो हमें। फिर गांधी जी उनके साथ बैठ गए और फिर उन्होंने 35% बोनस देने की घोषणा की थी। अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे और उनके जो मालिक थे मिलों के, उनके बीच ये समझौता हुआ था, फिर 35% वो दिया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी, तो जो स्वराज पार्टी की बात करते हैं ये हुई थी 1923 में, और इसमें मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी थे। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था स्वराज की स्थापना करना। ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश से भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए वो गठन किया गया था। और ये 7 सदस्यों की बात कर रहा है, तो 7 सदस्य किस में थे? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन आयोग। तो साइमन आयोग भारत में कब आया था? तो ये आया था 1927 में, है ना, 1927 में आया था साइमन कमीशन। किस लिए आया था? ये वो चैम्सफोर्ड जो आया था ना एक्ट 1919 में, तो उसमें बोला गया था कि ये जो विधानसभा वगैरह की वो स्थापना स्वशासन की बात कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार की बात कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, और इसके फिर 10 साल बाद बोले कि इनका मॉनिटरिंग करेंगे। तो लगभग 1927 में आई थी ये साइमन कमीशन, और इसमें सातों सदस्य वो ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के ही थे, इसलिए अपने वालों ने इनका क्या किया था? विरोध किया था साइमन कमीशन का। फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? दूरी भी पूछ रही देखो, तो ये देखो 24 दिन चला था। ठीक है, 24 दिन चला था। कब शुरू हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जाके ये समाप्त हुआ था। वहाँ पर जो समुद्र का पानी था उसे नमक बनाकर वो नमक कानून तोड़ा, क्योंकि नमक पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था। तो गांधी जी ने बोला हमारा नमक हमें बेच रहे हो आप टैक्स लगा करके, तो हम है वो नमक खुद बना सकते हैं। खुद बनाने पर रोक लगा दी थी, और गांधी जी पैदल चले थे, ये लगभग चले थे 241 मील चले थे। सोचो कितनी एज का आदमी और पैदल चला था 241 मील। और फिर पुणे पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। तो 1931 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर किए। तो ये 1930 नहीं 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में वो हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा D। तो ये जो पुणे पैक्ट था वो किसके लिए था? वो अम्बेडकर जी बोल रहे थे कि दलितों के लिए वो अलग निर्वाचन मंडल का गठन किया जाए, ताकि मतलब उनमें जो कैंडिडेट हो वो भी दलित हो और वोट डालने वाले भी दलित हो, अलग से इनका वो सिस्टम होना चाहिए। तो गांधी जी ने फिर समझौता किया कि इस प्रकार से ज़्यादा बंटाधारा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि जो सीटें थी ना वो बढ़ा दी गई विधानसभा में, या फिर जो स्थानीय जो शासन में जो सीटें थी ना वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी थी। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे वैसे तो। 1942 में जब क्रिप्स फिर 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल थे। 1942 की बात कर रहे हैं।
तो विंस्टन चर्चिल थे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है, तो ये अगस्त क्रांति मैदान से जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने ये नारा दिया था भारत छोड़ो, है ना, 1942 8 अगस्त को। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1939 में इन्होंने वो कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया था और 1939 में इस फॉरवर्ड ब्लॉक की वो स्थापना की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा वो किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जब 1946 में था, इसमें भारत का जो शासन था उसको स्थापित करना और इसके अलावा फिर जो संविधान के निर्माण से संबंधित जो सभा थी उसका गठन भी इसी के द्वारा वो किया गया था। उसमें देखो ये आपका तो इसमें हो गया आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन में हो गया 241 मील की दूरी तय की थी, ठीक है, 24 दिन ये चला था। और जो पुना पैक्ट के संबंध में तो ये हो गया महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के भी। अगला क्वेश्चन है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 बंदे थे, सर पैट्रिक लॉरेंस था, एलेक्जेंडर था और क्रिप्स था, ठीक है, 3 थे। उसमें जो अध्यक्ष था वो था सर पैट्रिक लॉरेंस। फिर भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो गोलार्ध देख लो, ये ऐसे 4 बनते हैं, वैसे तो 2 है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इंडिया इसमें है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो उत्तरी पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी कोई है तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध उत्तर और दक्षिण है तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। फिर है लद्दाख के किसके बीच स्थित है? लद्दाख, तो लद्दाख श्रेणी की बात कर रहा है। वैसे जो ट्रांस हिमालय ना, हिमालय के अपन 3 पार्ट करते हैं, ट्रांस हिमालय यानी पीछे के साइड वाला जो शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, बारिश बहुत कम होती है। फिर महान हिमालय आता है और फिर पंजाब हिमालय वो नीचे वाला जो आता है शिवालिका जिसको हम अपने कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो पीछे वाला ना, इसमें जो 4 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर और फिर कैलाश जो तिब्बत में पड़ती है, ठीक है, 4 श्रेणी है उसमें। तो लद्दाख आ जाता है ऊपर आपका काराकोरम और जास्कर, ऊपर काराकोरम है, फिर बीच में लद्दाख है, फिर जास्कर है और नीचे कैलाश है, ये 4 श्रेणी है, ठीक है। तो काराकोरम और जास्कर के बीच में आपका लद्दाख श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी की बात कर रहा है ये, तो ये आपके कुमायूं हिमालय का भाग है। तो कुमायूं हिमालय आपके उत्तराखंड हो जाता है इसका आंसर, ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। फिर अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील, आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट है ये ना, 2002 में किया गया था ना इसको शामिल, रामसर साइट। तो अष्टमुडी कह लो या फिर 8 भुजा। तो 8 भुजा जो अपनी झील है वो कहाँ पर है? केरला में पड़ती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में 8 भुजा। वो 2002 में इसको रामसर साइट में वो शामिल किया गया था। भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? पीली क्रांति तो तिलन है, ठीक है, मछली है वो नीली क्रांति से संबंधित है, और सुनारी है वो इनसे संबंधित थी, और गोल है वालू से थी, भूरी क्रांति और उर्वरक से संबंधित थी, दूध से संबंधित सफ़ेद क्रांति, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। फिर झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान किसके लिए फेमस है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के जादूगुड़ा है वो यूरेनियम के लिए है। झारखंड में राज्य में जो आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगुड़ा खान, ठीक है। और 67वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है पूछ रहा है ये। देखो बिहार पटना ये है, प्रयागराज ये भी है, जो इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया है, कानपुर ये भी है यूपी, लखनऊ इसके किनारे है वो नहीं है, ठीक है, लखनऊ गंगा नदी किनारे नहीं है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। फिर है नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना, तो ये अपने सतलज नदी पे है, ठीक है। और बांकड़ा नागल जो बांध है सबसे बड़ा वो भी इसी नदी पे है, और सिंधु की ये सहायक नदी है, ठीक है। ये पंचनद बोलते हैं ना, 5 नदी, उसमें सिंधु में जाके मिल जाती है, जो पाकिस्तान में बहती है मुख्यतः।
और सतलज नदी है उसकी सहायक नदी है, और सतलज नदी में ये नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है। फिर किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा वो होती है? तो ये आपको पता है, जून से शुरू होता है, जून से सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर में लौटता मानसून होता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्यों कहते हैं? देखो अपन ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते हैं कि इंडिया का, जैसे इंडिया है आपका, ऊपर से चलो जो भी है, ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ से अपन कहते हैं कि पूर्वियाँ चलती है ना, तब बारिश होती है अपनी। तो ये तो फिर पूर्वी होगी ना, दक्षिणी पश्चिमी क्यों बोलते हैं? तो दक्षिण पश्चिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो हिंद महासागर है ना, यहाँ से वो जो मतलब धारा जो मतलब नम हुआ है वो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अपने जो ऊपर जो तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत का जो पठार है वो गर्म होता है, और अपने थार का मरुस्थल है वो गर्म होता है। अब गर्म जहाँ पर होती है वो आपको पता है वो विरल हो जाती है, यानी वायु किरण दूर दूर हो जाती हैं, तो विरल हो जाती है। अब आपको पता है विसरण का नियम, जो सघन होता है ना द्रव है वो सघन से विरल की ओर है वो चलता है ना। तो यहाँ पर अब गर्म हो गया, गर्म होने से हवा दूर दूर हो गई, यहाँ पर विरल हो गई, महीन हो गई, पतली हो गई हवा। अब यहाँ पर है ना जलवाष्प है साथ में इनके साथ, तो ये सघन है, तो सघन से विरल की ओर है वो चलेगी हवा। ठीक है, और इसी के कारण वो मानसून आता है। अब ये ना इसकी दो शाखाएं बट जाती है, एक ये अरब खाड़ी शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, इधर चली जाती है। इससे तो बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में, और ज़्यादा बारिश होती है वो इसी से होती है। तो ये जो आपकी आती है ना बारिश, यहाँ पर आपकी जो पर्वत श्रृंखला आती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके इस साइड वाली जो पूर्वोत्तर वाली जो पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से टकरा करके ये अपने विंध्याचल के समानांतर आकर राजस्थान में वो बारिश करता है। अरावली के इस साइड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि देखो चलती कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहते हैं। और राजस्थान में 90% बारिश है वो इसी मानसून से होती है। फिर गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये आपका अम्बाला, जो हरियाणा में पड़ता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो अम्बाला है ना, इस साइड तो गंगा नदी तंत्र है, इस साइड है वो सिंधु नदी तंत्र है। सतलज वगैरह जो है ना, चिनाब वगैरह, वो सतलज की सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु में जाके मिलती है। तो इस साइड है वो सिंधु नदी तंत्र है, इस साइड में आपका यमुना वगैरह गंगा है, जो गंगा की सहायक नदी यमुना है। तो ये जो आपका गंगा नदी तंत्र है, तो ये आपका अम्बाला हरियाणा का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो कानून मंत्री प्रथम कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, और बी.आर. अम्बेडकर जी है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अबुल आज़ाद साहब है ये अपने शिक्षा मंत्री थे क्या? फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? मुफ्त कानूनी सहायता, ये पहला ही हो जाएगा। ये आपके जो नीति निर्देश तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4 उस। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है वो नहीं है? बंधुत्व, प्रभुत्व, समानता, समतावाद। तो समतावाद जैसा शब्द उसमें है वो नहीं है। ठीक है, समानता की भावना निहित है, लेकिन ऐसे समतावाद शब्द प्रस्तावना में है वो नहीं है। ठीक है, बंधुत्व है, संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न प्रभुता भी है, मतलब अपने निर्णय खुद ले सकता है। ठीक है, और समानता भी शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसमें 5 है वो तो नागरिकता से संबंधित है ना, और 26 है वो आपका धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता से संबंधित है, और 18 हो जाता है इसमें। ठीक है, जो 18 है वो आपका अपने उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, अभी कोई भी उपाधि है वो नहीं लगाएगा। पुरस्कार उपाधि में भी थोड़ा अंतर किया गया है, और विदेशों से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो उपाधियों का अंत इसमें किया गया। सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र में वो उपाधियाँ दी जाएगी, और वही है वो लगा सकता है, डॉक्टरेट की उपाधि जैसे लेफ्टिनेंट की है वो। ठीक है, और 43 की बात करें तो इसमें वो कुटीर उद्योग से संबंधित है अपने नीति निर्देश तत्वों में। फिर 75 जब मतदाता के अधिकार की पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखो राष्ट्रपति पूछ लिया उसने। तो ये किया गया था 1988 में ना, 61वां संविधान संशोधन।
61वां संविधान संशोधन है 1988। इसे कैसे याद रखना था? 88 में 18 की गई थी, सॉरी 18 से 21 की गई थी। 88 में 18 से 21 है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी मतदान की आयु, ठीक है। तो उस टाइम जो अपने वेंकटरमन थे, आर वेंकटरमन थे 1988 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन है वो हुआ था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, शेयर कीजिएगा।